हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सापेक्ष परमाणु भार। पिछले वाले वीडियो में हमने आवोगाद्रो का नियम पढ़ा और आवोगाद्रो नियम से हमने बहुत सारे उसकी अवधारणाएं और उसके साथ में हमने उनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस अर्थात हमने उसके बहुत सारे अनुप्रयोग हमने पढ़े और उसमें हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से हमने आवोगाद्रो ने एक नए रूप से अणु को परिभाषित किया और एक नए रूप से परमाणु को परिभाषित किया। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक नए टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका नाम है सापेक्ष परमाणु भार। अब सुनिएगा ध्यान से, आपने 10th क्लास के अंदर पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, आवर्त सारणी पढ़ा है, जिसमें बहुत सारे तत्वों को एक वर्गीकृत या एक पर्टिकुलर फॉर्म में रखा गया है। तो उनके कुछ भार भी हमने देखे हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे हाइड्रोजन है, उसका जो परमाणु भार होता है वो 1 मान लेते हैं हम, है ना, 1 मानते हैं। हमने हीलियम को कहा तो उसका परमाणु भार कितना होता है 4 देखते हैं हम। नाइट्रोजन को हम देखते हैं, नाइट्रोजन का भार आप कैसे लिखते हो 14, है ना। ऑक्सीजन का अपन देखते हैं तो कितना होता है 16 होता है ना। सल्फर का अपन देखते हैं तो 32 होता है। ये सब हमने अपने 10th क्लास के अंदर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में पढ़ा था। तो ये सब क्या है, परमाणु भार है। ये सब क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब परमाणु भार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो परमाणु भार है ये इसके एक्चुअल भार नहीं है, वास्तविक भार इनके नहीं है। ये कैसे भार हैं, ये सब के सब कैसे हैं, सापेक्ष परमाणु भार है। कैसे हैं, सापेक्ष परमाणु भार है। अर्थात इनका निर्धारण किसी एक स्टैंडर्ड के सापेक्ष निकाला गया, किसी एक मानक वैल्यू के सापेक्ष इनकी वैल्यू का निर्धारण किया गया है ना। तो सबसे पहले हम ये सब कैसे हैं, ये जो 1 इसको AMU आप लिख सकते हो, AMU प्रेजेंट टाइम मॉडर्न टाइम में इसको AMU न लेकर इसकी जगह लिखते हैं U। क्या लिखते हैं, U। हम सब पढ़ने वाला है U किस क्या होता है और AMU क्या होता है। तो ये सब हम जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में हम सब पढ़ रहे हैं। किसी भी परमाणु का, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, ये नाइट्रोजन का 14 AMU होता है, ऑक्सीजन का 16 AMU होता है, सल्फर का 32 AMU होता है। ये सब कैसे हैं, ये एक्चुअल वेट नहीं है उनके। कैसे वेट है, ये वेट सब के सब कैसे सापेक्ष, ये सापेक्ष परमाणु भार है। अर्थात इनका निर्धारण किसी पर्टिकुलर वेट के या पर्टिकुलर किसी मानक अर्थात स्टैंडर्ड के सापेक्ष ही निकाला गया। अब हम देखते हैं होता क्या है, सापेक्ष क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है और किस प्रकार से निर्धारण किया गया। देखिए ध्यान से, तो ध्यान सुनिएगा ध्यान से। परमाणु भार का निर्धारण करने के लिए कार्बन के जो 12 आइसोटॉप है, कार्बन 12 आइसोटॉप, कार्बन 12 आइसोटॉप जो है ना समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक को कैसा माना गया, स्टैंडर्ड माना। क्या माना, स्टैंडर्ड माना। अब ये स्टैंडर्ड माना क्यों, उसका रीजन क्या था, सुनिए ध्यान से। क्योंकि कार्बन के बहुत सारे समस्थानिक होते हैं। कार्बन के कौन से समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 होता है, एक होता है कार्बन 13 और एक होता है कार्बन 14। इनमें से सबसे ज्यादा स्थायी होता है वो ये होता है। तो कार्बन 12 को आइसोटॉप को स्टैंडर्ड क्यों माना, स्टैंडर्ड इसलिए माना क्योंकि पहली बात है कि ये आसानी से उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है। इसको आसानी से उपलब्ध या नेचर के अंदर आसानी से उपलब्ध है। दूसरा है आसानी से दूसरे समस्थानिकों से, आसानी से दूसरे समस्थानिकों से, आसानी से दूसरे समस्थानिकों से अलग किया जा सकता है, से अलग किया जा सकता है। आसानी से दूसरे मतलब जैसे कार्बन 12 है ना, कार्बन 12 कार्बन 13 के साथ और कार्बन 14 के साथ में होगा, तो इस कार्बन 12 को आसानी से वहां से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी इसका स्टैंडर्ड के रूप में प्रयोग किया गया। फिर तीसरा नंबर एक और फैक्टर है, वो क्या है, देखिए ध्यान से। ये क्या है, कम रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है। मोस्टली बड़ा रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ में, कम क्या है, कम क्रियाशील अभिक्रियाशील है। तो
और बहुत ज्यादा स्थायी भी है। ठीक है, तो आइसोटोप 12 जो लिया गया वो स्टैंडर्ड लिया गया किसके लिए? सापेक्ष परमाणु भार के निर्धारण करने के लिए। इसका सापेक्ष परमाणु भार का निर्धारण करने के लिए, किसी भी परमाणु का सापेक्ष परमाणु भार निकालने के लिए किसको स्टैंडर्ड लिया गया है? कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड लिया गया है। स्टैंडर्ड लेने के कारण क्या थे? क्योंकि ये प्रकृति में आसानी से उपलब्ध था, बहुत मेजोरिटी में अवेलेबल है, और साथ में ये आसानी से दूसरे समस्थानिकों से दूर कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, है ना। कार्बन 13 और कार्बन 14 से कार्बन 12 को आसानी से अलग कर सकते हैं। और साथ में हमारा जो थर्ड नंबर जो है कि ये क्या होता है, ये प्रकृति में कम क्रियाशील भी होता है, स्थायी होता है ना, तो इसलिए इसको क्या लिया गया था? स्टैंडर्ड लिया गया था। अब क्या स्टैंडर्ड वैल्यू रखी गई उसको हम देखते हैं। एक बात तो आपको समझ में आ गई कि कार्बन 12 को स्टैंडर्ड क्यों लिया गया। फर्स्ट नंबर इजीली अवेलेबल, सेकंड नंबर क्या होता है? इट इज इजीली सेपरेट टू द अनदर आइसोटोप्स, एंड थर्ड वन इज इट इज द क्या हो जाएगा, ये अनरिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। ओके, अब हम देखते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू रखी गई थी वो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी, है ना। मानक क्या रखा गया था? मानक लिखते हैं हम हिंदी में। मानक क्या रखा गया था? मानक रखा गया था 1/12 इंटू C12 के परमाणु का भार। कार्बन 12 परमाणु के भार का 12वां भाग, कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग को क्या माना गया? मानक माना गया। और इसके सापेक्ष किसी भी परमाणु का वेट निकाला गया। इसके सापेक्ष क्या किया गया? किसी भी परमाणु का वेट निकाला गया। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, जैसे मैं क्या कहूंगा कि ये कार्बन परमाणु है, ओके, और कार्बन परमाणु के मैं 12 कॉलम कर दूं, कैसे? ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, 9 10 11, कितने हुए देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हुआ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और बना लेते हैं हम, यहां पर बनाते हैं। तो ये कार्बन, ये एक कार्बन का परमाणु मान लिया मैंने ना। इसके अंदर आपके कितने पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं? 12 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। कार्बन 12 का एक परमाणु, ये क्या है? कार्बन 12, कार्बन 12 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। अब सुनो ध्यान से, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या है? इस पूरे कार्बन का 12वां भाग है कि नहीं है? इस कार्बन परमाणु का, ये कार्बन का एक परमाणु है। कार्बन का क्या है? एक परमाणु है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, एवरी पार्ट जो है वो क्या है? कार्बन 12 का 12वां भाग है। क्या है? 12वां भाग है। और ये वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है वो इसके इक्वल है। क्या है? इसके इक्वल है। तो इस वैल्यू को क्या माना गया? स्टैंडर्ड माना गया। क्या माना गया? स्टैंडर्ड माना गया। कार्बन 12 के परमाणु की 12वां भाग को क्या मान लिया गया? स्टैंडर्ड मान गया। और इसके सापेक्ष किसी का वेट निकाला गया। क्या निकाला गया? इसी के सापेक्ष किसी का वेट निकाला गया। किसी भी परमाणु का वेट निकाला गया। जितना वेट आया था वही हमें वेट मान लिया गया, और उसी वेट को हम वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं। जैसे हमने क्या देखा कि इसको हम कुछ इस तरह से लिखना चाहेंगे। देखिए, इसको मैं हटा देता हूं ऊपर से। हमने क्या देखा कि कार्बन 12 के 12वें भाग को, कार्बन 12 परमाणु के भार के 12वें भाग को हमने क्या मान लिया? मानक मान लिया। हम बात करते हैं कि हमारे परमाणु भार की परिभाषा क्या हुई। परमाणु भार परिभाषा क्या हुई? यह उस संख्या को दर्शाता है, ये उस संख्या को दर्शाता है जिससे ये ज्ञात होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि
परमाणु की परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक के भार के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है। हाउ मच टाइम ऑफ हेवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो क्या है परमाणु भार, जो हमने कहा था परमाणु भार, अभी हमने लिखा था सापेक्ष परमाणु भार। सापेक्ष परमाणु भार का क्या मतलब होता है, ये उस संख्या को दर्शाता है जिससे ये ज्ञात होता है कि परमाणु जो आपको दिया गया है वो परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, 12वें भाग से कितना गुना भारी है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब इससे कैसे पता लगा, आप ध्यान दीजिए, देखो इधर ध्यान से। जैसे मैंने हाइड्रोजन का निकाला तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन था वो इसके कार्बन 12 के 12वें भाग से, कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना टाइम्स भारी था, हेवी था, 1 टाइम था। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/12 इंटू C12 का भार, ऐसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना। यदि मैंने हीलियम को देखा तो हीलियम कितना टाइम भारी था, हीलियम 4 टाइम इससे भारी था, हेवियर था, इंटू 10 की पावर कार्बन 12 का भार। एक ही परमाणु, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैंने सोडियम की बात करी तो सोडियम 23 टाइम्स इससे हेवियर था। ठीक है, उसी प्रकार से हमने सल्फर की बात करी तो 32 टाइम्स हेवियर था इससे। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने तो निकाल दिया, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, यहां से देखो ध्यान से, ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू क्या है, ये किसको शो कर रही है, ये इसी को शो कर रही है। क्या लिखा है कि ये उस संख्या को दर्शाता है जिससे ये ज्ञात होता है कि परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के भार के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। कार्बन 12 के 12वें भाग से 1 टाइम भारी है, कार्बन 12 के 12वें भाग से जो हीलियम है 4 टाइम भारी है, और ये जो है कौन, सोडियम, ये 23 टाइम्स भारी है, और ये कितना है 32 टाइम्स भारी है। जितने टाइम ये भारी था वही उसका क्या कहला रहा है, उसका परमाणु भार कहला रहा है। ठीक है, और उसी को हम क्या मानते हैं, उस परमाणु भार को हमने नाम देते हैं, इसको हम और लिख देंगे सापेक्ष, सापेक्ष परमाणु भार। क्या बोलेंगे उसको, सापेक्ष परमाणु भार। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो यहां पर लिखी हुई ये वैल्यू, इसको हम क्या मान लेंगे, यूनिट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, उसको एक यूनिट मानेंगे, और यूनिट मानने पर पता है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 AMU। क्या हो जाएगी, 1 AMU। और ये वैल्यू पता क्या हो जाएगी, 4 AMU। और ये क्या हो जाएगी 23 AMU। और ये क्या हो जाएगी 32 AMU। अब आप कहोगे AMU का क्या मतलब होता है, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो हमने कार्बन 12 के 12 भार, कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग को हमने क्या मान लिया, एक यूनिट मान लिया। तो हाइड्रोजन का वेट हमारे पास क्या आया 1 AMU, हीलियम का वेट कितना है 4 AMU, और सोडियम का जो वेट है वो आएगा 23 AMU, और सल्फर का वेट है 32 AMU। और प्रेजेंट टाइम के अंदर हम ये सभी यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि परमाणु भार होता क्या है, और सापेक्ष परमाणु भार का हम निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, कार्बन 12 के 12वें भाग को स्टैंडर्ड मानकर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि AMU क्या होता है, इसकी वैल्यू का निर्धारण हम कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। शुक्रिया।